अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से मैं केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर का आगाज़ कर रही हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्यूरीज़ हैं, तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में इंटर होने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको समझना इंतहाई ज़रूरी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इन डेफिनेशंस को समझना। ये डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पर मेंशन्ड हैं। पहली डेफिनेशन है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि मैटर को डील करती है। देखिए, मैंने एक मैटर उठा लिया है, ठीक है। अब मैं उसको नहीं जानती कि वो मैटर क्या है, लेकिन ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि उस मैटर की नेचर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फिर मैं देखूंगी उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, आया वो किस चीज़ से मिलकर बना है, एक चीज़ से मिलकर बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। और फिर मैं ये देखूंगी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखिए, हर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैं देखूंगी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, सपोज टू बी मैंने आयरन का मैटर उठाया, ठीक है। अब मैंने आयरन के मैटर को जब हवा में छोड़ा तो उस पर जंग लग गया, ठीक है। तो यानी कि ये हुआ कि उसमें चेंजेस आ गई। वो चेंजेस कैसी आई हैं, किस वजह से आई हैं, इन सारे कंसर्न्स को पढ़ना जानना केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। चेंजेस दैट मैटर अंडरगोज। अगला पॉइंट है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद दीज चेंजेस। अब देखिए, जंग लगने पर एनर्जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ होगा। आयरन का मैटर था ना, तो आयरन के साथ किसी चीज़ ने रिएक्शन किया होगा, कोई चीज़ मिली होगी, कोई चीज़ निकली होगी, क्या कुछ तो हुआ होगा। उसके होने पर एनर्जी का निकलना, एनर्जी का कंज्यूम होना पॉसिबल है। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि जैसे हम चाय बनाते हैं, तो जब हम चाय पानी रखते हैं, पानी में पत्ती और चीनी डालते हैं, तो हम नीचे से आग ज़रूर जलाते हैं। बग़ैर आग जलाए तो जो पत्ती है वो अपना रंग नहीं छोड़ती। तो यानी केमिकल रिएक्शन होने के लिए किसी हीट का इस्तेमाल होना या हीट का रिलीज़ होना मैंडेटरी है, तो उसको पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है। अगर आप सिर्फ आयरन के पीस को भी अपने जहन में रख देंगे तो आप डेफिनेशन पूरी खुद से लिखने के काबिल हो जाएंगे। अगली डेफिनेशन है सब्सटेंस। देखिए, सब्सटेंस को सिंपल उर्दू में हम चीज़ कहते हैं। कोई भी मैटर उठा लें, आप कोई भी मैटर उठा लें, वो उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। कैसे, क्यों? देखिए, मैंने सपोज टू बी, फिर मैं आयरन की मिसाल देती हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब देखिए, आयरन में दुनिया की किसी भी कोने से उठा लूँ ना, उसकी एक ही प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, तो वो सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट हो, कोई भी ऐसा मैटर हो जिसकी एक ही जैसी प्रॉपर्टीज़ हों, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। मैंने आयरन, गोल्ड और सिल्वर की एग्जांपल दी थी। अब गोल्ड आप पाकिस्तान से उठाएं या सऊदी अरेबिया से उठाएं, आपको एक ही प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी उसकी। हाँ, कीमत में डिफरेंस मिलेगा। आगे चलते हैं एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट, अब सब्सटेंस तो समझ में आ गया। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको मज़ीद तोड़ ना सकें। ये सिंपली आसान तरीके से इस तरह समझाया जा सकता है कि मिसाल के तौर पर मैं अगर पानी को उठाती हूँ तो पानी का फॉर्मूला कॉमन है, सबको पता है, H2O है, ठीक है जनाब। मैंने उस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा तो मुझे दो एलिमेंट के मिले हैं। कौन से एलिमेंट मिले हैं? हाइड्रोजन मिला है और दूसरा ऑक्सीजन मिला है। अब जनाब, H2O को तोड़ने पर, वाटर के मॉलिक्यूल तोड़ने पर तो मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया। अब मैं जब हाइड्रोजन को मज़ीद तोड़ती हूँ तो फिर मैं देखती हूँ मुझे तो कोई एलिमेंट मज़ीद नहीं मिल रहा, बल्कि वो तो किसी और चीज़ में टूट रहा है, उसके तो पुर्जे पुर्जे हो रहे हैं, मुझे तो कोई मज़ीद एलिमेंट नहीं मिल रहा। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ने पर मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया था, लेकिन इस मज़ीद हाइड्रोजन को तोड़ने पर मुझे तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। आगे भी समझ में, यानी कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसको मज़ीद तोड़ने पर आपको कोई एलिमेंट ना मिले बल्कि कुछ और ही अलग चीज़ मिल रही हो, तो वो आपको एलिमेंट कहलाता है। कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स हैविंग आइडेंटिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। अब ये वही चीज़ आ गई कि अगर हाइड्रोजन के एटम को मैं दुनिया के किसी भी कोने से उठा लूँ, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट करूँगी ना, तो वो मुझे एक ही मिलेंगे, ठीक है, वो एलिमेंट है। एग्जाम्पल में आपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कुछ भी दे सकते हैं। अब अगली डेफिनेशन आती है एटम की। अब जैसे मैंने आपको एलिमेंट समझाया, मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन को फर्दर तोड़ूंगी तो कुछ और ही चीज़ मिलेगी,
कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा। उसके पुर्जे, वो जो पुर्जे होंगे ना उसके, वो पुर्जे होंगे, वो किन पुर्जों में टूटेगा? वो एटम में टूट जाएगा। एटम को मज़ीद तोड़ेंगे तो वो मज़ीद पुर्जे भी उसके निकलेंगे। अच्छा, जब एटम की डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, उस वक्त ये हमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का नहीं पता था। ठीक है, हम ये समझते थे कि आप किसी भी चीज़ को तोड़ें और जो कि मज़ीद तोड़ा ना जा सके, जब वो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको मिल जाए तो उसको एटम कहते हैं। लेकिन अभी भी पता चला हम तो मज़ीद उसको भी तोड़ सकते हैं, और एटम को तोड़ने पे हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, बल्कि अब हमें उसके भी सब न्यूक्लियाई मिलने लग गए हैं। ठीक है, यानी बस आप ये समझें कि जब एलिमेंट को तोड़ रहे हैं, पुर्जे कर रहे हैं, तो हमें एटम मिल रहा है। हर डिफरेंट एटम की डिफरेंट खुसूसियात होती हैं। हाइड्रोजन के एटम की अलग खुसूसियात हैं, ऑक्सीजन के एटम की अलग खुसूसियात हैं। इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। देखिए, दो एटम मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। मिसाल के तौर पर एक हाइड्रोजन को मैंने दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलाया तो मुझे पानी मिल गया, और ये जो पानी था ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। वेरी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, उसका फार्मूला होता है H2। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलाए हैं तो एक हाइड्रोजन गैस बन गई। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स में NH3, H2O या H2 है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये पावर्स की फॉर्म में आया हुआ है, जबकि ये 3 नीचे आना था। ठीक है, इसके लिए सॉरी फॉर डैट। अगली डेफिनेशन है मास। अच्छा, मास क्या है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लें, मिसाल के तौर पर मैं एक लकड़ी का टेबल ले लेती हूँ। अब उस लकड़ी के टेबल को बनाने में जितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है ना, उस अमाउंट की जो मेजरमेंट है वो मास कहलाता है। अब वो मेजरमेंट आप ज़मीन पे लें या वो आप चाँद पर लें ना, आपको एक ही मिलेगी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट क्या है वो आगे जब आएगा तो पढ़ेंगे। फ़िलहाल मास जान लीजिए कि एक चीज़ को बनाने में जिस भी चीज़ की वो बनी हुई है, मिसाल के तौर पर मैंने एक गोल्ड का सेट ख़रीदा है, अब उसमें जितना गोल्ड इस्तेमाल हुआ है वो कहलाता है, उसकी मेजरमेंट आपको मास बताएगी, वो मास कहलाएगी। इसको हम किलोग्राम और ग्राम्स में मेजर करते हैं। एटॉमिक मास, मास पढ़ लिया तो हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं। देखिए, एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है ना, वो एटॉमिक मास कहलाता है। किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जब आप जमा करेंगे तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। अच्छा, ये चीज़ अब समझने की है थोड़ी सी कि देखिए, जब हम किसी चीज़ की मेजर कर रहे होते हैं ना, तो हम कुछ स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ठीक है, हम फिर जो भी चीज़ करते हैं उस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे होते हैं, और वो स्टैंडर्ड कौन बनाता है? वो भी हम खुद ही बनाते हैं। ठीक है जनाब। अब मिसाल के तौर पर हमने मास को किलोग्राम में, ग्राम में मेजर करते हैं, और जबकि कोई लिक्विड हो तो उसको हम लीटर में मेजर करते हैं। हमने ये स्टैंडर्ड मान लिया है, तो ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? ये भी हमने खुद ही बनाया है अपनी आसानी के लिए। इसी तरह से पहले जब 19th सेंचुरी में जब इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई हुई थी सॉरी, तो हम उस वक्त हाइड्रोजन को मानते थे। क्या मानते थे? कि हम उसको स्टैंडर्ड मानते थे, कि हम किसी भी एटॉमिक मास को जब मालूम करना होता था ना, तो हम इस स्टैंडर्ड के साथ उसे कंपेयर कर लेते थे। ठीक है, लेकिन जब 1961 तक हम ये मानते थे, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड अपना चेंज कर लिया और कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानने लग गए। देखिए, आप फर्स्ट ईयर की स्टेज पे हैं, इसके बिहाइंड एक बहुत बड़ी स्टोरी है, हिस्ट्री है, उसको जानना अभी फ़िलहाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन बस इतना मान लीजिए कि जब भी किसी चीज़ का एटॉमिक मास मालूम करना होगा तो आपने उसके एक एटम के मास को कंपेयर करना होगा कार्बन 12 से। ठीक है, बस आपने इतने अपने सेंसस में बिठा लेना है, बाकी इसकी स्टोरी आप आगे मास्टर्स में जाके समझेंगे, इस वक्त नहीं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक है जनाब, सिंपल समझना है, याद कर रखना है तो यही समझ लीजिए कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसका जमा जो होता है ना, वो एटॉमिक मास कहलाता है। अब मॉलिक्यूलर मास तो और भी आसान हो गया, एटॉमिक मास को जमा करें, मॉलिक्यूलर मास आ गया।
ठीक है, यहाँ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता चल गया, उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जमा कर लिया, हाँ जी वो 12 आ गया। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जमा करें जी, वो 16 आ गया। अब मैं फार्मूला में देखती हूँ तो CO2 है, यानी कि कार्बन तो एक है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो यानी मुझे 16 दो दफ़ा जमा करना पड़ेगा ना। अब आप 16 दो दफ़ा जमा करें या उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। तो आप इनके कार्बन के ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को जब जमा करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अच्छा, इनको हम एटॉमिक मास यूनिट AMU में लिखते होते हैं, जैसे हर किसी चीज़ की एक यूनिट होती है, ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूलर मास की यूनिट है AMU। अब आ गया मोल। जब आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में शो करते हैं ना तो उसे मोल कहते हैं। देखिए मोल बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास होता है, वो हम मालूम करने जा रहे हैं। सॉल्ट का फार्मूला है, सॉल्ट जो है वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है, NaCl। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35। जब आप इन दोनों को जमा करेंगे, इन दोनों एटॉमिक मासेस को, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा जो कि है 58। अब आप इस 58 को ग्राम्स में शो करेंगे तो आपके पास 1 मोल बन जाएगा। ठीक है जनाब। अब मैं मज़ीद क्लैरिफाई करती हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे 1 मोल ऑफ सॉल्ट निकाल कर दें, मेजर करके दें, तो आप क्या करेंगे? आप 58 ग्राम सॉल्ट मेजर करेंगे। आ रही है समझ में? आप सॉल्ट वेइंग बैलेंस लेंगे, उसके ऊपर बैटर डिश रखेंगे, सॉल्ट डालेंगे। जब सॉल्ट डालेंगे तो उस वक्त तक डालते जाएंगे जब तक वो 58 ग्राम्स शो ना करे। जैसे ही 58 ग्राम शो करेगा आप मुझे दे देंगे कि ये लें, ये है 1 मोल ऑफ सॉल्ट। बात समझ में आ गई? यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का आप जब एटॉमिक मास नहीं को जमा करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकल आता है, और वो 1 मोल मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 1 मोल कहलाता है। एवोगैड्रोस भी इसी के लिंक्ड में है, इसलिए मैंने ऐड किया है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज 6.023 × 10⁻23। अब देखिए वो जो आपने मुझे 1 मोल ऑफ सॉल्ट निकाल के दिया है ना, उसमें जितने भी सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं ना उनकी तादाद है 6.023 × 10⁻23। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द पार्टिकल्स ऑफ डेड सॉल्ट। ठीक है, ये आसान काम नहीं है, ये तो सॉल्ट है, ये तो फिर इस तरह कितनी ऐसे एलिमेंट्स हैं, इस तरह से मेजर हम नहीं कर सकते। ये भी हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया है। आफ्टर ग्रेट रिसर्च वर्क स्टडी हुआ, इसके पीछे भी हिस्ट्री है, इस वक्त समझना आपके लिए ज़रूरी नहीं। तो हमने स्टैंडर्ड मान लिया है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके कोई भी मॉलिक्यूल उसके 1 मोल में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो 6.023 × 10⁻23 होंगे। पीछे चलती हूँ, देखिए सॉल्ट मैंने आपको कहा 58 ग्राम्स मेजर करके दीजिए, जो कि बराबर था 1 मोल के। अगर मैं यहाँ कहूँ कि 1 मोल इज़ इक्वल्स टू 58 ग्राम्स इज़ इक्वल टू 6.023 × 10⁻23, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। उम्मीद करती हूँ आज की डेफिनेशंस आपको पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी, जहन नशीन होंगी। अगर फिर भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शो कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर दूँगी, और अगर ज़्यादा डिटेल होगा तो वीडियो की सूरत में बयान करूँगी। अल्लाह हाफिज़।